नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय के उप सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी की पहचान सौम्या चौरसिया के रूप में की गई है। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिछले 2 महीनों में सौम्या से कई बार पूछताछ कर चुकी हैं। सौम्या एक अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर थी और ईडी द्वारा तलाशी से पहले आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा था। इनकम टैक्स ने पिछले साल में छापेमारी के बाद दावा किया था कि उसने 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हवाला लेन देन के तहत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से हटकर नकदी का लेन देन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था और कहा था ये उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। पीएम मोदी गुजरात चुनाव के लिए जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान वो दूसरे चरण से पहले लगातार सभाएं कर रहे हैं। गुजरात में एक सभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव खत्म होने से पहले ही कांग्रेस ईवीएम रोना शुरू कर देती है। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में कांग्रेस ने हार मान ली है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उसकी मानसिकता गुलामी वाली है। उनके समय में सिर्फ घोटाला होता था। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 भारत बन रहे हैं, एक अमीरों का भारत और एक गरीबों का। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय का हिंदुस्तान चाहिए और यही यात्रा का लक्ष्य है। राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी पर तो बीजेपी को घेरा ही, साथ ही उन्होंने जय श्री राम और जय सियाराम के नारे में भेद बताते हुए भी बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस कभी भी जय सियाराम जय सीताराम नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके संगठन में महिलाओं को जगह ही नहीं है। उनके संगठन में सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरएसएस के मित्रों से कहूंगा कि जय श्री राम के साथ वो जय सियाराम जय सीताराम और हे राम भी बोलें। सीता जी का अपमान मत कीजिए। बीजेपी नेता और अभिनेता परेश रावल ने गुजरात में एक रैली के दौरान बंगालियों को लेकर दिए गए बयान के लिए माफी मांगी है। दरअसल परेश रावल गुजरात में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन उसके दाम घटेंगे भी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर दिल्ली की तरह रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी आपके पड़ोस में आकर रहने लगेंगे? आप गैस सिलेंडरों का क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे? वायरल वीडियो में परेश रावल गुजरात में बोलते हुए कहते हैं, गुजरात के लोग महंगाई झेल लेंगे, लेकिन ये नहीं। जिस तरह से वो लोग भद्दी बातें करते हैं, उन लोगों को अपने मुंह पर डायपर लगाने की जरूरत है। हालांकि जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो अभिनेता और बीजेपी नेता परेश रावल ने कहा कि मछली कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि गुजराती भी मछली पकाते और खाते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बंगाली से मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से था। फिर भी मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं। अगले साल भारत में होने वाले G20 समिट के लिए भारत को अध्यक्षता मिली है। इसको पीएम मोदी और सत्तारूढ़ दल गर्व की बात बता रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है और इसको सिर्फ राजनीतिक स्टंट बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, G20 की अध्यक्षता रोटेशनल है और भारत को इसकी अध्यक्षता मिलना तय था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी और देश ने ऐसा ड्रामा नहीं किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व कांग्रेसी सांसद सुनील जाखड़ को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। मदन कौशिक, विष्णुदेव साय, एस राणा, गुरमीत सिंह सोडी, मनोरंजन कालिया और अमनजीत कौर वालिया को राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कभी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे जयवीर शेरगिल बीजेपी के प्रवक्ता होंगे। बता दें, अगस्त में कांग्रेस के 2 दिग्गजों गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के अपने गृह राज्यों में पार्टी के पदों से इस्तीफा देने के बाद शेरगिल तीसरे नेता थे जिनका इस्तीफा आया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया स्नेत को एमआरटी म्यूजिक की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस और भारत जोड़ो के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को पार्टी ने नहीं हटाया है, जो KGF चैप्टर 2 के गाने के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है।
लाइव लॉ के मुताबिक कंपनी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेता हाईकोर्ट के आदेश में लगाई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें, कोर्ट ने निचली अदालत के कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश पर रोक लगाई थी। हालांकि साथ ही शर्त भी लगाई थी कि कांग्रेस पार्टी ने जिस वीडियो में इस फिल्म के गाने का इस्तेमाल किया है उन ट्वीट्स को हटा लिया जाए। इसी मामले में अब कहा गया है कि पार्टी ने ट्वीट्स को नहीं हटाकर आदेश की अवमानना की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के मौके की तलाश कर रहे थे लेकिन विफल हो गए। अखिलेश ने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों ही मुख्यमंत्री बनने का अवसर तलाश रहे हैं। अखिलेश ने इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों को प्रस्ताव दिया और कहा, हम उन्हें एक प्रस्ताव देने आए हैं, हमसे 100 विधायक ले लीजिए, हम आपके साथ हैं, जब चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं। हालांकि इसके साथ ही अखिलेश ने योगी सरकार की विपक्षी नेताओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि हम लोगों को इतना कठोर मत बनाओ कि जो कार्रवाई आज आप कर रहे हैं वही हम भी सत्ता में आने के बाद करें। अखिलेश ने इसके साथ ही बताया कि जो लोग अन्याय कर रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की फाइल मेरे पास मेरे कार्यकाल के दौरान आई थी। फाइल में कहा गया था कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन हम नफरत और बदले की भावना से राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हमने फाइल वापस कर दी। लेकिन अब हमें इतना कठोर मत करो कि जब हम सत्ता में आए तो हम वही करें जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। सितंबर 2020 के बाद से 8 तिमाहियों में एलआईसी ने अडानी समूह की 7 कंपनियों में से 4 में अपनी हिस्सेदारी में तेजी से बढ़ोतरी की है और एक कंपनी में तो यह बढ़ोतरी लगभग 6 गुना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी के मुताबिक अडानी समूह की 7 कंपनियों में आज की तारीख में एलआईसी की कुल होल्डिंग्स 74,142 करोड़ रुपए हैं और ये अडानी समूह के कुल बाजार की कीमत यानी 18.98 लाख करोड़ रुपए का 3.9% है। फ्लैगशिप अडानी इंटरप्राइज में एलआईसी की हिस्सेदारी 1% से कम थी, लेकिन अब ये बढ़कर 4.02% हो गई है। अडानी टोटल गैस में भी 1% से कम थी और अब ये बढ़कर 5.77% हो गई है। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी की शेयर होल्डिंग 2.42% से बढ़कर 3.46% हो गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में ये 1% से कम थी और अब बढ़कर 1.15% हो गई है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ अडानी पोर्ट एक अपवाद है जिसमें एलआईसी की शेयर होल्डिंग 9.61% पर स्थिर बनी हुई है और 2 अन्य फर्म अडानी पावर और अडानी विल्मर में ये 1% से कम है। शेयर होल्डिंग और स्टॉक की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी को देखते हुए अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी की शेयर होल्डिंग की कीमत सितंबर 2020 के बाद से 10 गुना बढ़ गई है। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में बीजेपी हाईकोर्ट पहुंच गई है। बीजेपी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत से इस मामले में दखल देने की मांग की है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मांग की है कि हाईकोर्ट विधानसभा स्पीकर को इस मामले में फैसला लेने का निर्देश दे। बता दें, इस साल सितंबर महीने में जब जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो बड़ी संख्या में विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे। उन्होंने हाईकमान को आंख दिखाते हुए अलग से बैठक की थी और उसके बाद विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। माना गया था कि इस्तीफे देने वाले विधायकों की संख्या 80 के करीब थी और इन सभी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थक माना जाता है। बीजेपी ने कई बार सवाल उठाया है कि इन इस्तीफों को लेकर विधानसभा स्पीकर ने क्या फैसला किया है, इस बारे में बताया जाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 91 बताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए जिससे राज्य में चल रहे राजनीतिक संकट पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो सके। जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। भगवंत मान ने अहमदाबाद में कहा कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आज सुबह अमेरिका में पकड़ लिया गया है। कैलिफोर्निया पुलिस ने हमसे संपर्क किया है। जल्द ही गोल्डी बराड़ को भारत लाया जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इससे बहुत से परिवारों को न्याय मिलेगा। बता दें, सिद्धू मूसेवाले की 29 मई को अपने गांव से कुछ ही दूरी पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां लगी थी और हमले के 15 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई थी। गुरुवार को ही सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मांग की थी कि पंजाब सरकार और पुलिस गोल्डी बराड़ पर 2 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करे।
उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब सरकार ऐसा नहीं करती है तो वो अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। गायक जुबिन नौटियाल हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें उनकी कोहनी टूटने की खबर है। उनके साथ ये घटना एक बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है, जिसमें उनकी कोहनी टूटने के अलावा पसलियों और सिर में भी चोट लगी है। जुबिन नौटियाल के साथ हुए इस हादसे की जानकारी उनकी PR टीम ने दी है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया समुदाय के खिलाफ नारे लिखने के मामले में विवाद होने के बाद JNU के कुलपति शांति श्री पंडित ने इसकी निंदा की और जांच के आदेश दिए। JNU के वाइस चांसलर ने कहा कि इस मामले में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन और शिकायत कमेटी से जल्द इसकी जांच करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। JNU समावेश और समानता के लिए खड़ा है। JNU ने कहा कि VC शांति श्री डी पंडित ने विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को एक बार फिर दोहराया है। बता दें, जो जातिवादी नारे लिखे गए थे उनमें कहा गया था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, दूसरे नारे में लिखा गया था ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, एक जगह लिखा था गो बैक टू शाखा यानी कि शाखा में वापस जाओ। नारे सामने आने के बाद ABVP ने आरोप लगाया कि लेफ्ट ग्रुप के छात्रों की ये हरकत है, वो JNU कैंपस में फिर से तनाव फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वामपंथी ग्रुप के छात्रों ने आरोप लगाया ये खुद ABVP के लोगों की हरकत है, वो इसकी आड़ में JNU प्रशासन और पुलिस की मदद लेकर वामपंथी आवाजों को कैंपस में कुचलना चाहते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।